Hello students, welcome to Gnadvanjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have started our chapter number 5 and the name of the chapter it is Kingdoms, Kings and the Early Republic. And in the last lecture we have discussed about the Varna system. So I hope you understood very well about our last chapter. And in the today's lecture we will learn about taxes in the Mahajanpads and changes in agricultural system during later Vedic period. So let's get start the topic. So first of all, let's learn about concept time 9. So it is taxes in the Mahajanpads. So the tax system seems to have begun in the period of Mahajanpads, while Rajas of the Janpads received occasional gifts. Rules of Mahajanpads collected a contribution called tax regularly from the people. This was mainly to maintain big armies and build huge forts. टैक्सेस इन महाजनपद मीन्स क्या महाजनपद में कौन सी टैक्स सिस्टम होती थी? तो यू मस्ट रिमेंबर द टैक्स सिस्टम सीम्स टू हैव बिगन इन द पीरियड ऑफ महाजनपद. ऐसा माना जाता है कि महाजनपद पीरियड से ही टैक्स सिस्टम की शुरुआत हुई है. एंड व्हाट इज द टैक्स सिस्टम? What is the meaning of tax system? So while Rajas of the Janpads received occasional gift and rules of Mahajanpads collected a contribution called tax regularly from the people. टैक्स मीन्स क्या है कि राजा को हमें ओकेशनल गिफ्ट प्रोवाइड करनी है क्योंकि महाजनपद के रूल को बनाने का काम करते हैं राजा. तो इसके कंट्रीब्यूशन के रूप में हमें टैक्स रेगुलरली राजा को देना पड़ेगा. This was mainly maintain big armies and build huge forts. And ये टैक्स का यूज क्या होगा? This was mainly useful for the maintenance of big armies and build huge forts. So there are 5 types of taxes during the Mahajanpads. So first of all, farmers usually paid 1/6 of crop produce. फार्मर को जनरली जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन होगा इसका 6th पार्ट ये टैक्स के रूप में किंग्स को प्रोवाइड करना होगा. सेकेंड है हर्डर्स पेड एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस लाइक मीट एंड मीट. मीन्स हर्डर्स है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट को राजा तक पहुंचाना होगा. थर्ड है हंटर गैदरर्स पेड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज टैक्स. हंटर गैदरर्स को क्या करना होगा? फॉरेस्ट प्रोडक्ट है ये अपने राजा को किंग्स को प्रोवाइड करनी होगी. फोर्थ है क्राफ्ट पर्सन पेड टैक्स बाय वर्किंग फॉर द किंग 1 डे इन मंथ. क्राफ्ट पर्सन है इसको भी मंथली जितना भी कुछ डिसाइड हुआ है ये टैक्स के रूप में उसको देना होगा. एंड फिफ्थ है ट्रेडर्स पेड टैक्सेस ऑन द गुड्स बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड. एंड जो ट्रेडर्स है ये ट्रेड एक्टिविटी करेंगे तो उसमें भी थोड़ा टैक्स प्रोवाइड करना होगा टू द किंग्स. Then let's move to practice question 8.1. So question is, why did the Rajas of Mahajanpads collect taxes? So answer is, the Rajas of Mahajanpads collected taxes as they needed more resources to build huge forts and maintain big armies. तो क्वेश्चन ये भी होता है कि राजा को टैक्सेस क्यों ज़रूरत पड़ती है, मीन्स टैक्स कलेक्शन क्यों करना पड़ता है राजा को. तो दो इम्पोर्टेंट वर्क है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड मोर रिसोर्सेज टू बिल्ड ह्यूज फोर्ट्स एंड सेकेंड मेंटेन बिग आर्मीज. आर्मी को अगर मेंटेन करना है तो उसके लिए राजा को टैक्सेस की ज़रूरत पड़ती है. Then let's move to practice question 8.2. So question is, how were these taxes different from the gift given to the Rajas of the Janpads? मीन्स ये टैक्सेस जो जनपद की सिस्टम थी इससे क्या उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, क्या डिफरेंसेस है? सो द गिफ्ट गिवन टू द राजास ऑफ द जनपद्स वर ओकेशनल and they were given voluntarily by the people, whereas the taxes were collected regularly and it was mandatory for everyone to pay them. मीन्स महाजनपद और जनपद के पीरियड में यही डिफरेंसेस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जनपद है यहाँ पर
टैक्स सिस्टम नहीं थी, बट कोई भी पर्सन है उसको कोई भी गिफ्ट राजा को देनी है तो वो ओकेशनली अपने राजा को गिफ्ट देते थे। कोई कंपल्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। बट महाजनपद की ये सिस्टम है कि कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी टू एवरीवन पे द टैक्सेस टू द राजास। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन जनपद्स एंड महाजनपद्स। Then let's move to concept time 10, and it is changes in the agriculture. So farming was the most important occupation during the later Vedic age. Two major changes took place in agriculture during this time that increased crop production. Changes in agriculture. हम बात करें लेटर वैदिक एज में, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन था फार्मिंग। ऑल पर्सन आर डिपेंडेड ऑन द फार्मिंग एक्टिविटी। एंड लेटर वैदिक एज में दो मेजरली चेंजेस होते हैं इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। फर्स्ट, आयरन प्लाउज कुड टर्न द सॉइल बेटर देन वुडन प्लाउज, रिजल्टिंग इन मोर लैंड गेटिंग यूज्ड फॉर फार्मिंग। फर्स्ट चेंज ये है कि आयरन प्लाव का यूज होने लगा। पहले वुडन प्लाउज का यूज होता था, बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ आयरन धीरे धीरे अब जो प्लाउस है ये भी आयरन के बनने लगे। और इससे क्या होता है, जो सॉइल की टर्निंग है, टर्निंग प्रोसेस है, ये काफ़ी आसानी से हो सकती थी। सेकेंड पॉइंट है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग राइस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। इट वॉज डन बाय स्लेव मैन एंड वुमन एंड लैंडलेस लेबर्स। सेकेंड चेंज ये हुआ कि राइस का प्रोडक्शन करने के लिए ट्रांसप्लांटिंग मेथड का यूज होने लगा। इट वॉज डन बाय स्लेव मैन एंड वुमन। जनरली ये स्लेव मैन और वुमन के द्वारा होता था, बट ये एक ऐसी मेथड है जिससे राइस का प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हो गया। एंड द किंग्स एनकरेज दिस चेंजेस बिकॉज मोर क्रॉप्स कुड बी प्रोड्यूस्ड, which meant they could get more taxes to maintain and expand the Mahajanpads. Means जो किंग्स है, राजा से, ये भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए पर्सन्स पॉपुलेशन को एनकरेज करने का काम करते हैं, मीन्स उसको इंस्पायर करते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट की ये भी काफ़ी हेल्प करते हैं अपने पॉपुलेशन को, अपनी प्रजा को, क्योंकि महाजनपद एक एक्सपेंड रूप है, मीन्स एक कन्वर्जन है फ्रॉम द विलेज टू सिटी। मीन्स यहाँ पर एक सिस्टम भी काफ़ी अच्छी होगी। एंड अगर क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो टैक्सेस का भी ज़्यादा कलेक्शन होगा। दैट्स वाई द किंग्स एनकरेज दिस चेंजेस। Then let's move to concept time 11, and it is different forms of government. So as kings became more powerful, conquering more and more lands, new forms of governing the people living in these lands evolved. So government, जैसे महाजनपद की बात करें तो स्टार्टिंग में कोई गवर्नमेंट नहीं थी, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होने लगा। एंड what are the reasons for the formation of government? So first of all, kings wanted to become more powerful and conquering more and more lands. That's why uh, they formed government. So looking closer at Mahajanpads of Magad and Vajji and the kingdom of Greece, we see three different forms of government. सो हम बात करें मगध एंड वज्जी, यहाँ पर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एंड लेट्स कंपेयर थ्री डिफरेंट महाजनपद्स लाइक मगध, वज्जी एंड ग्रीस। यहाँ पर भी धीरे धीरे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सो मगध की बात करें तो मोनार्की। मगध में अभी भी मोनार्की है, मीन्स यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होगा ये कौन होगा, किंग होगा। वज्जी की बात करें गणा और संघा, मैनी रूलर्स रूल्ड टुगेदर। वज्जी एक महाजनपद है, बट यहाँ पर कोई एक सिंगल पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, यहाँ पर गण है, मीन्स मैनी रूलर्स रूल्ड टुगेदर। कुछ रूलर्स है, ये सभी साथ में रूल करते हैं। एंड ग्रीस की बात करें, ग्रीस इज कंप्लीट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स पीपल मेड important decisions. Means there are three different types of government. In these boxes we can see that, like Magad had monarchy, Vajji had Gana or Sangha, and
Greece had complete democracy. And let's see one by one the features of the government. So, how were decisions taken in the Magad? So, king took all the decisions. He may or may not have taken advice of his ministers. So, monarchy में क्या होगा? King है, ये head of the state है, means king है, ये important decisions बनाएंगे. और अगर कोई डिसीजन बनाना है तो ये अपने मिनिस्टर्स की एडवाइस ले सकता है और ना भी ले, ये उसकी चॉइस है. बट मोनार्की की बात करें मगध में तो किंग है, ये डिसीजन मेकिंग का काम करेगा. वज्जी की बात करें, इंपॉर्टेंट मैटर्स वर डिस्कस्ड इन द असेंबलीज. वज्जी में कोई डिसीजन बनाना है तो असेंबली का ऑर्गेनाइजेशन होगा और यहाँ पर कोई भी मैटर है इसको कंप्लीटली डिस्कस किया जाएगा. एंड ग्रीस की बात करें, there was an assembly which met at least 40 times in a year to decide important matters. ग्रीस की बात करें तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बात करें तो एक ईयर में टोटल 40 टाइम्स ये सभी असेंबल होते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इवॉल्व होते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट, वो वर पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. मगध में द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर वॉज विद द किंग. हम जानते हैं मोनार्की में मेनली डिसीजन मेकिंग का पावर होता है टू द किंग. बट वज्जी की बात करें, वुमन, स्लेव्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज. बाकी जो भी कोई पर्सन है ये सभी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. And third point, in Greece, all citizens could attend the assembly. All free men over the age of 30 were recognized as citizens, whereas women were not considered citizens. ग्रीस में क्या है कि जितने भी सिटीजन हैं, भले ही वो स्लेव्स हो, एग्रीकल्चर लेबर्स हो, फार्मर हो, ये सभी असेंबली में पार्टिसिपेट करेंगे. बट एक क्राइटेरिया है कि सभी की एज 30 से ज़्यादा होनी चाहिए. एंड एक पॉइंट है कि वुमन को पार्टिसिपेट नहीं करना है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. एंड कंडीशन ऑफ स्लेव्स इन द मगध, वज्जी एंड ग्रीस. सो while slaves worked hard in the field, households, mines and workshops, they were not treated with respect. मीन्स तीनों में स्लेव्स की कंडीशन सेम है. स्लेव्स ऐसी कम्युनिटी है, ऐसा ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा वर्क करेगा इन द फील्ड. ये हाउस होल्ड, माइंस में और वर्कशॉप में भी सबसे ज़्यादा काम करते हैं. बट ये सभी को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती. सो स्लेव्स की कंडीशन तीनों जनपद या फिर महाजनपद में सेम है. Then let's move to practice question 9.1. So, how was the decision making process in Magad different from that in Greece? Means Greece और मगध में decision making process में क्या differences है? So, answer is, in Magad the final decisions were made with the king, whereas all the decisions in Greece were made by an assembly which was attended by all free male citizens above the age of 30 years. मीन्स मगध की बात करें तो हमने देखा था कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है बाय द किंग्स. बट ग्रीस की बात करें तो यहाँ पर एक असेंबली का ऑर्गेनाइजेशन होगा और यहाँ पर जिसकी एज 30 से ज़्यादा है और कोई मेल सिटीजन है तो ये सभी को अलाउ किया जाएगा इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. Then let's move to practice question 9.2. So do you think it was fair to not allow women, dasas and kamakars to participate in assemblies where decisions were made? So I think it was unfair to not allow women, dasas or kamrakaras to participate in assemblies because the decisions being made by the assemblies affected their lives as well. They deserved to be treated equally and not seen as inferior human beings. मीन्स क्वेश्चन ये है कि हमने देखा कि असेंबली में वुमन दासा है, दास है और कम्रकारा है, ये सभी को पार्टिसिपेट नहीं किया जाता
तो क्या ये एक फेयर बात है? सो आई थिंक इट वॉज अनफेयर। ये एक अनफेयर है वुमन, दास और कम्रकारा के साथ, क्योंकि ये सभी एक सिटीजन है। ये सभी की प्रॉब्लम्स होगी, ये सभी की प्रॉब्लम्स को सुनना ज़रूरी है। दैट्स वाई आई थिंक इट वॉज अनफेयर. So the decisions being made by the assemblies affected their lives as well. असेंबली में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, ये सभी को अफेक्ट करते हैं, भले ही वो दास हो, वुमन हो या फिर कोई लोअर कास्ट से हो, सभी को ये डिसीजंस अफेक्ट करते हैं। सो दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड इक्वली। सो जनरली ये होना चाहिए कि सभी इक्वल होने चाहिए, सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए एंड नॉट सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स। एंड हमें ये ध्यान रखना है कि ये सभी इंफीरियर नहीं है, सभी ह्यूमन बींग्स है, तो सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। Then let's move to concept time 12, and it is sources for the later Vedic age. First, Vedas. So, literary sources like the Vedas give information about the Vedic age. So, literary sources की बात करें तो वेदा, बुद्धिस्ट बुक्स, देन हम बात करें कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हो गए पोर्ट्स, आयरन वेपन्स एंड प्लाउस। सो लिटरेरी सोर्सेज लेटर वेद एज के हमें दो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेदास एंड सेकंड बुद्धिस्ट बुक्स। वेदास की बात करें द वेदास गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक एज। इसमें हमें वैदिक एज के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। एंड बुद्धिस्ट बुक्स की बात करें द दीघा निकाय गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वज्जी। वज्जी एक महाजनपद है, और जो दीघा निकाय है यहाँ से हमें पता चलता है कि वज्जी एक बड़ा सा महाजनपद था। देन व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज? सो पोर्ट्स एंड आयरन वेपन्स एंड प्लाउस वर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द लेटर वैदिक एज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्ट्स। The painted grey ware found at Janpad sites tell us about the pottery used in the Janpads. मीन्स जनपद में पोट्री मीन्स कुंभार का जो काम था, ये जो देखने को मिलता है, इससे हमें एविडेंस पता चलता है कि उस टाइम पे भी पोट्री का वर्क चलता होगा। एंड सेकेंड है आयरन वेपन्स एंड प्लाउस। सो दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन द एग्रीकल्चर एंड देयर इम्पैक्ट। मीन्स आयरन वेपन्स एंड प्लाउस, इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे भी एग्रीकल्चर का काम काफ़ी अच्छी तरीके से चलता होगा, एंड यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। Then let's move to practice question 10.1. So question is, create a timeline from 1000 BC till 2000 CE. On that timeline, mark these events. First, emergence of a new kind of rajas, those who became rajas by performing big sacrifices. And second, emergence of Mahajanpads. So, टाइमलाइन आपको ड्रॉ करनी होगी इन योर फेयर बुक, एंड इस टाइमलाइन में आपको ये दो टाइमलाइन को शो करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन बॉक्सेस इन बॉक्स ऑफ 1000 BC you have to denote with new kind of rajas, and in 500 BC you have to denote with emergence of Mahajanpads. So ये दो इवेंट है, आपको एक टाइमलाइन ड्रॉ करके उसमें शो करना होगा। Then let's move to practice question 10.2. So Ravi wants to know more about the rulers in the later Vedic age. Which sources of history can he refer to? रवि है जिसको लेटर वैदिक एज के बारे में स्टडी करना है, तो वो कौन से हिस्ट्री सोर्सेज को पढ़ेगा, कौन से हिस्ट्री सोर्सेज को रेफर करेगा? सो फर्स्ट, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा एंड सामवेदा, these all are related to later Vedic age. Then second, forts and buildings built by the rajas, ये भी एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। एंड टूल्स एंड वेपन्स ऑफ द टाइम, उस टाइम पे कौन से टूल्स वेपन्स का यूज होता था, इसकी स्टडी करनी होगी फॉर द नोइंग ऑफ लेटर वैदिक एज। And let's move to last question of the chapter, and it is practice question 10.3. So question is, do historians rely on literary or archaeological sources to understand the later Vedic age?
एंड वाई। मीन्स हिस्टोरियन क्या रिलाई करेंगे, क्या विश्वास करेंगे ऑन लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज from the later Vedic age. So historians rely on both literary and archaeological sources to understand the later Vedic age because both types of sources are available for this period. Means historians और historian से ये rely करेंगे both type of sources like literary और archaeological sources दोनों पे rely करेंगे क्योंकि दोनों सोर्सेज काफ़ी अवेलेबल हमें देखने को मिलते हैं। मीन्स हमने एक्सकेवेशन किया और हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिले और ये मैच होते हैं फ्रॉम द लिटरेरी सोर्सेज। मीन्स लिटरेरी सोर्सेज में जो भी इंफॉर्मेशन है ये सभी मैच करती है फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। So this is about our today's video. In this video we have discussed about different forms of the government in later Vedic age. Then we have discussed about sources for the later Vedic age and changes in the agriculture during the later Vedic age. And we have also discussed about taxes in the Mahajanpads. I hope you understood very well about all the points, all the topics related to this chapter, and if you have any doubts regarding this chapter you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will start our chapter number 6. So have a nice day and thank you for watching this video.